श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 21 to 25 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। बाहर केविन क्रिस्टोफर का इंतजार करते हुए खड़ा था। क्रिस्टोफर उसके बगल से निकलते हुए अपनी गाड़ी की तरह चला जाता है। केविन भी उसके पीछे पीछे चल देता है और वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूम शेल्वी थोड़ी देर तक दरवाजे को घूरती है और फिर वह अपने आप को संभालते हुए धीरे से बेड से उतरती है और धीरे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ चल देती है। इस वक्त उससे अपने पैरों पर चला भी नहीं जा रहा था। उसकी कमर में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसके पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे बाथरूम में चली जाती है और अपने कपड़ों को निकालकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। वह जब देखती है कि उसके शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे, कुछ काले तो कुछ नीले पड़ चुके थे। उन निशानों पर अपने हाथ फेरते हुए उसे पहली रात याद आ जाती है। उस दिन भी तो उसके साथ यही हुआ था, बस फर्क इतना सा है कि उस दिन क्रिस्टोफर नशे में था, उसे ड्रग्स दिया गया था, इसलिए उसने ये सब किया है। लेकिन आज तो वह पूरे होश हवास में था, फिर भी उसने उसका रेप किया। वह थोड़ा बहुत उस दिन को भूलने की कोशिश भी कर सकती थी, लेकिन आज उसको जो गहरा जख्म मिला था वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लेकिन आज तो वह पूरे होश हवास में था, फिर भी उसने उसका रेप किया। वह थोड़ा बहुत उस दिन को भूलने की कोशिश भी कर सकती थी, लेकिन आज उसको जो गहरा जख्म मिला था वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। थोड़ी ही देर में शेल्वी नहाकर अपना बाथरोब पहनकर बाहर आती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने, क्योंकि उसके पास तो यहाँ कोई कपड़े थे ही नहीं। वह ये सोच रही थी कि तभी कमरे में एक लड़की आती है और उसके सामने पोलाइटली अपना सर झुकाकर कहती है, हेलो मैम, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर हम आपको डिनर के लिए नीचे ले जाएंगे। उसके इस तरह से कमरे में आ जाने से शेल्वी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि इस वक्त उसने केवल बाथ रोब ही बस पहन रखा था। जब वह लड़की शेल्वी को हड़बड़ाते हुए देखती है तो कहती है, रिलायंस मैम, मेरा नाम क्रिस्टीना है, मैं यहाँ पर एज अ मैन शेफ के तौर पर काम करती हूँ और मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुलाने के लिए आई हूँ और मैं आपको कंपनी दूंगी बाहर तक ले जाने में। आप तैयार हो जाइए। उसके इस तरह से एक्सप्लेन करने से शेल्वी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। उसे लगा था कि क्रिस्टोफर ने फिर से उसे किसी चीज के लिए बुलाया होगा। फिर शेल्वी उसे हिचकिचाते हुए कहती है, वह मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं क्या पहनूं। क्रिस्टीना थोड़ी देर तो शेल्वी की तरफ ध्यान से देती है और मन ही मन सोचती है कि क्रिस्टोफर सर की पत्नी के पास कपड़े नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर वह कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे इजाजत नहीं थी अपनी बॉस के मामलों में दखल अंदाजी करने की। नहीं तो उन्हें क्रिस्टोफर के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था, जो कि कोई भी हरगिज नहीं चाहता था। इसलिए वह क्रिस्टीना मुस्कुराकर शेल्वी से कहती है, मैम, यहाँ तो केवल यूनिफॉर्म ही अलाउड है, पर मेरे पास कुछ कपड़े हैं, अगर आप चाहे तो वह ले सकती हैं। शेल्वी भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं, तुम वह कपड़े मुझे लाकर दे दो, मैं वह पहन लूंगी। क्रिस्टीना भी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी मैम, मैं अभी जाकर आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। उसके बाद क्रिस्टीना बाहर की ओर मुड़ जाती और कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने रूम की तरफ चली जाती। उसके जाने के बाद शेल्वी सोफे पर बैठ जाती है और कमरे को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि वह जब आई थी उसने कमरे को ध्यान से देखा ही नहीं था। ये कमरा बहुत ही बड़ा था और बहुत ही लग्जूरियस लग था। चारों तरफ केवल ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन था, यहाँ तक कि पर्दे भी इसी कॉम्बिनेशन में थे और पूरे कमरे में एंटीक चीजें ही रखी हुई थी, जो कि देखने से ही बहुत महंगी लग रही थी। और सामने क्रिस्टोफर का फुटबॉल खेलते हुए एक बहुत बड़ी तस्वीर थी। शेल्वी कुछ देर उस फोटो को देखती है, फिर अपनी नजरों को हटाकर फिर से कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगती है और सोचती है कि कैसे वह अचानक से इस कमरे में अब कैद हो चुकी है। उसे ना चाहते हुए भी इसी कमरे में 1 साल तक रहना होगा, या फिर जब तक कि वह यहाँ से चली ना जाए तब तक उसे यही रहना होगा। सोचते हुए शेल्वी गहरी सांस लेती है और फिर सामने एक मैगजीन को उठाकर पढ़ने लगती है। यह मैगजीन भी क्रिस्टोफर के करियर के बारे में था। इसमें उसके के हार्ड वर्क और उसके सक्सेस के बारे में बताया गया था। शेल्वी एक नज़र उसमें देखती है और फिर वही वापस रख देती है।
थोड़ी देर में क्रिस्टिना वापस आती है, उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। शेल्वी जब उसे देखती है तो वह खड़ी हो जाती है और उसके हाथों से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। इस वक्त उसने एक सिंपल सा स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। शेल्वी आईने के सामने खड़े होकर थोड़ा सा तैयार हुई। उसने केवल अपने चेहरे पर काजल लगाया और अपने बालों को सेट किया। इसके बाद वह क्रिस्टिना के साथ नीचे के लिए चली गई। जब वह नीचे जा रही थी तो उसने पूरे विला को ध्यान से देखा जो कि यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ था, पर पूरा का पूरा ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। ये देखकर शेल्वी से पूछती है, ये पूरा विला ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में क्यों बना हुआ है? जिसके जवाब में क्रिस्टिना कहती है, मुझे नहीं पता, पर शायद ये सर को पसंद है क्योंकि इस विला को सर ने खास अपने लिए तैयार करवाया है। वो अधिकतर इसी विला में रहते हैं तो जरूर उन्हें यही कलर पसंद होगा। उसकी बात सुनकर शेल्वी मन ही मन सोचती है, उसके जैसे राक्षस को जिसका पूरा दिल ही काला है से काली चीजें ही पसंद आएंगी। शेल्वी फिर क्रिस्टिना के साथ आगे चलकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और साथ ही साथ विला की खूबसूरती को भी देख रही थी जो कि बहुत ही सुंदर और पूरा घर ही महंगी चीजों से भरा हुआ था। थोड़ी देर में दोनों डाइनिंग रूम में पहुंच जाती हैं। डाइनिंग रूम भी काफी बड़ा था और काफी लग्जरियस लग रहा था। क्रिस्टिना एक चेयर खींचकर शेल्वी को उसमें बैठाया और फिर बहुत ही लजीज खाना जो उसके लिए तैयार कराया था वह परोसने लगी। शेल्वी को पहले तो भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही उसने इतना स्वादिष्ट खाना अपने सामने देखा तो उसे अचानक से याद आया कि वह कल से कुछ खाई ही नहीं है। इन कुछ दिनों में उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि वह अपने आप के बारे में सोचना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन जब वह अपने सामने इतना स्वादिष्ट खाना देखती है तो उसे अपने भूख का एहसास होता है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर खाना स्टार्ट कर दिया और देखते देखते उसने पूरा खाना खत्म कर दिया। क्रिस्टिना ने जब देखा कि शेल्वी कितने चाव से खाना खा रही है तो वह बोली, मैम अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मैं बना दूंगी। जिसके जवाब में शेल्वी कहती है, नहीं नहीं, ये काफी था और सच में तुमने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है, तुम सच में बहुत अच्छी कुक हो। इन कुछ दिनों में उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि वह अपने आप के बारे में सोचना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन जब वह अपने सामने इतना स्वादिष्ट खाना देखती है तो उसे अपने भूख का एहसास होता है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर खाना स्टार्ट कर दिया और देखते देखते उसने पूरा खाना खत्म कर दिया। क्रिस्टिना ने जब देखा कि शेल्वी कितने चाव से खाना खा रही है तो वह बोली, मैम अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मैं बना दूंगी। जिसके जवाब में शेल्वी कहती है, नहीं नहीं, ये काफी था और सच में तुमने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है, तुम सच में बहुत अच्छी कुक हो। जिसके जवाब में क्रिस्टिना हल्का सा मुस्कुरा देती है। शेल्वी से कहती है, मैम अगर आप चाहे तो आप अपने कमरे में आराम कर सकती हैं या फिर आप इस विला को अच्छे से देख सकते हैं, पर आप इस विला के बाहर नहीं जा सकती, इसकी आपको इजाजत नहीं है। उसकी बात सुनकर शेल्वी हैरानी से क्रिस्टिना को देखती है, फिर पूछती है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? जिसके जवाब में क्रिस्टिना कहती है, सर ने कहा है आप बाहर क्रिस्टोफर सर के इजाजत के बगैर विला से बाहर नहीं जा सकती हैं। प्लीज मैम, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप समझ सकती हैं। उसकी बात पर शेल्वी हाँ में सिर हिला देती है और फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, ये विला खूबसूरत औरों के लिए होगा, मेरे लिए तो यह एक सोने का पिंजरा है जहां मैं कैद हो चुकी हूं। और फिर वह एक सरकास्टिक स्माइल कर देती है जैसे वह खुद पर ही हंस रही हूं। करीब 10 o'clock बजे क्रिस्टोफर अपनी ट्रेनिंग से वापस आता है। इस वक्त वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। जैसे ही वो विला के अंदर एंटर करता है तो उसे हॉल में ही क्रिस्टिना मिल जाती है, जो सर झुका है उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे क्रिस्टिना क्रिस्टोफर को देखती है तो वह कहती है, सर आपका ब्रेकफास्ट से रेडी है और आपका प्रोटीन शेक रेडी है। जिसके जवाब में क्रिस्टोफर सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और सीधे अपने रूम की तरह चला जाता है। जब क्रिस्टोफर ऊपर रूम में पहुंचता है, जैसी ही उसकी नज़र शेल्वी पर जाती है उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह घूर कर शेल्वी को देखता है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? इसके जवाब में शेल्वी बड़े ही इत्मीनान के साथ कहती है, मैं डॉक्यूमेंट्स को कट कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी गुस्से भरी आवाज में गरजते हुए कहता है, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि
क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी उड़ती हुई चिड़िया के पर काटने बहुत अच्छे से आता है। इसका एक एग्जाम्पल तो तुम कल देख ही चुकी हो। दरअसल शेल्वी को जब पता चला कि क्रिस्टोफर ने उसके यहाँ से निकलने पर पाबंदी लगा दी है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया और वह कमरे में जैसे आई तो उसे टेबल पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखे। शेल्वी एक नज़र डॉक्यूमेंट को देखा और फिर उन्हें बगल में रखी हुई सीजर से काटने लगी। पहले मैं तुमसे अपना बच्चा लेकर तुम्हें यूं ही छोड़ने वाला था, लेकिन थैंक टू यू जब तुमने यहाँ से भागने की स्टूपिड हरकत की तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया। You know what, now I do not regret with that decision because your body taste is so good। इतना कहकर क्रिस्टोफर एक क्रीपी स्माइल करने लगता है। उसकी बात पर शेल्वी व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए कहती है, तुम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम बस एक लड़की को मजबूर कर सकते हो और उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। उसके शरीर के साथ जब चाहे तब खेल सकते हो। तुम्हें होगा घमंड, अपनी कामयाबी का घूमती होंगी तुम्हारे आगे पीछे लाखों लड़कियां तुम्हारे पैसे और पावर को देखकर जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे बिस्तर में पहुंच जाती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे ना तो तुम्हारे उन सो कॉल्ड पैसों पर इंटरेस्ट है और ना ही तुम पर, बल्कि मुझे तो जैसे इंसान से तुमसे घिन आती है। तुम जब मुझे अपने इन हाथों से मुझे छूते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे हो। मुझे तुम्हारे छूने से ही अपना पूरा शरीर गंदा लगने लगता है। मुझे खुद अपने आप से नफरत होने लगती है। शेल्वी की बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, क्रिस्टोफर का गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। उसकी हाथ की नसें भी अब दिखने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। क्रिस्टोफर ने एक झटके में शेल्वी के हाथ को पकड़ा और उसे बिस्तर पर लगभग पटक दिया और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम्हें मेरे छूने से घिन होती है ना? जब मैं छूता हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बदन पर हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, है ना? तो ठीक है, अब एक बार और महसूस करो कि तुम्हें जब मैं छूता हूँ तो कैसा महसूस होता है। शायद इस बार तुम कुछ नया फील कर सको। इस वक्त क्रिस्टोफर के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था, मानो यमराज ही सामने आ गया हो, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि क्रिस्टोफर से ऐसे बात कर सके। क्रिस्टोफर के सामने कोई खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करता था और बोलना की तो बहुत दूर की बात थी। पर यहाँ तो शेल्वी ने उसके ईगो को पूरी तरीके से चैलेंज किया था। तुम्हें मेरे छूने से घिन होती है ना? जब मैं छूता हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बदन पर हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, है ना? तो ठीक है, अब एक बार और महसूस करो कि तुम्हें जब मैं छूता हूँ तो कैसा महसूस होता है। शायद इस बार तुम कुछ नया फील कर सको। इस वक्त क्रिस्टोफर के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था, मानो यमराज ही सामने आ गया हो, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि क्रिस्टोफर से ऐसे बात कर सके। क्रिस्टोफर के सामने कोई खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करता था और बोलना की तो बहुत दूर की बात थी। पर यहाँ तो शेल्वी ने उसके ईगो को पूरी तरीके से चैलेंज किया था। क्रिस्टोफर ने शेल्वी देखते ही देखते कपड़े रिमूव कर देता है और उसे रूडली किस करने लगता है, जिससे शेल्वी को सांस लेने में भी जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। थोड़ी देर में क्रिस्टोफर ने भी अपने कपड़े रिमूव कर दिए और उसकी बाहों को मजबूत से पकड़ बनाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा, और वह तब तक उसके साथ के साथ यूं ही लगातार इंटीमेट होता रहा जब तक कि वह पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गया। आखिरकार लगातार 4 घंटे के बाद वो शेल्वी के शरीर को छोड़ता है। जब वह शरीर को छोड़ता है तो उसके शरीर पर अनगिनत जख्म छोड़ देता है। क्रिस्टोफर शेल्वी के शरीर को देखते हुए कहता है, अब तुम मुझसे नफरत कर सकती हो जितनी चाहे उतनी, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वह फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं शेल्वी बेजान गुड़िया की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। वो एक टक सीलिंग को घूरते हुए वैसे ही पड़ी हुई थी। अब उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, जैसे अब उसके आंसू भी सूख चुके हो। थोड़ी ही देर में क्रिस्टोफर शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है और शेल्वी को बिना देखे सीधा क्लोजेट रूम में चला जाता है। क्रिस्टोफर ने ब्लू कलर का सूट कैरी किया और क्लोजेट रूम से बाहर निकालकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वह मिरर से ही शेल्वी को देखता है और कहता है, मैंने कहा था ना, अगर मुझसे उलझोगी तो तुम्हारे लिए इसका अंजाम सही नहीं होगा। पर लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें काफी अच्छे से समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो।
अगर करोगी तो फिर शायद सजा इससे ज्यादा बड़ी होगी, जो तुम जेल नहीं पाओगी। आई होप तुम इस बात को याद रखोगी। ये कहते हुए क्रिस्टोफर तैयार होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। शेल्वी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी, बिना कपड़ों के। उसके ऊपर केवल एक पतली सी ब्लैंकेट थी, उसके वैसी ही। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं। वही क्रिस्टोफर कमरे से निकलकर सीधे अपने बेंटले कार में बैठता है और अपने फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड चला जाता है। जैसे ही वह अपने क्लब पहुंचता है, क्लब के आसपास बहुत सारे फैंस और मीडिया रिपोर्टर खड़े हुए थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, पर क्रिस्टोफर के बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा स्किल्ड थे। उन्होंने किसी को क्रिस्टोफर के नजदीक नहीं आने दिया, उसे प्रोटेक्ट करते हुए सीधे अंदर ले गए। वो क्रिस्टोफर चारों तरफ ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कि कोई दीवार हो। क्रिस्टोफर बिना भाव के सीधे क्लब के अंदर पहुंचता है और अपने कुछ साथियों से मिलने के बाद सीधे अपनी कोच के पास पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर अपने कोच एरिक जॉनसन के बहुत ज्यादा नजदीक था, क्योंकि उन्होंने ही उसे, जब उसने खेल की शुरुआत की थी, उसे खेल की बेसिक से लेकर खेल की हर एक बारीकियां समझाई थी। उन्होंने उसे हमेशा सबसे अलग समझा और उसकी स्किल को सबसे पहले पहचाना था, उसे और भी ज्यादा मोटिवेट किया था। वो उस समय पर अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि क्रिस्टोफर एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। उस समय पर क्रिस्टोफर को भी अपने आप पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन उसके कोच हमेशा कहा करते थे कि तुम फुटबॉल जगत में एक दिन जगमगाते सितारे की तरह चमकोगे। आज उनकी बात सच हो गई थी, वह फुटबॉल जगत में जगमगाते सितारे के ही समान था। उसके जैसा प्लेयर शायद ही कोई दूसरा होगा, और इसका अंदाजा हम उसकी पॉपुलैरिटी से ही लगा सकते हैं। उसके चाहने वाले लगभग दुनिया के हर कोने में देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट में उसके फैन दुनिया की गिनती बिलियंस में थी। पर हाँ, उसे ये सक्सेस यूं ही नहीं मिल रही थी, इसके लिए क्रिस्टोफर ने कड़ी मेहनत की थी। उसने बाकी खिलाड़ियों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मेहनत की थी। उसने लगभग अपने हर रात, हर एक दिन और हर एक मिनट को अपने खेलते के लिए समर्पित कर दिया था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसने यह मुकाम हासिल किया है, और उस मुकाम पर बने रहने के लिए वह आज भी उतनी ही शिद्दत से मेहनत करता है जितनी कि वह पहले करता था। बल्कि अब तो वह उससे कहीं ज्यादा करने लगा था, ताकि लोग उससे डिसअपॉइंट ना हो जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा अचीवमेंट होती हैं, उतना ज्यादा लोग तुम पर विश्वास करते हैं और वह चाहते हैं कि तुम हमेशा अच्छा खेलो। उन लोग के विश्वास को बनाए रखने के लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और अभी भी उसी तरह से हार्ड वर्क करता है। इसलिए आज भी फुटबॉल में उसका नाम सबसे आगे लिया जाता है। बैक टू द स्टोरी। क्रिस्टोफर का कुछ ही दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ, जिसके लिए वह अपने कोच से मिलने आया था और आगे की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करना चाहता था। क्रिस्टोफर शुरू से ही अपनी स्ट्रेटजी को बनाकर चलता था और सामने वाली टीम के हर एक मेंबर की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करता था, और फिर अपने अपोनेंट को उन्हीं के स्किल्स से मात देकर गोल करता था और अपनी टीम को जीत आता था। अंडरस्को क्रिस्टोफर ने अपने कोच से बात करने के बाद और उनसे पूरी डिस्कशन करने के बाद वह अपने फुटबॉल क्लब से बाहर निकल जाता है, जहां उसके बॉडीगार्ड पहले से उसके लिए रास्ता बना करे खड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसके लिए प्रोटेक्शन सील्ड तैयार कर दी हो। क्रिस्टोफर अपने फैंस की तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। क्रिस्टोफर को ये सब डिस्कस करने में लगभग शाम हो चुकी थी। जब वह अपने विला पहुंचा तो शाम के लगभग 6 o'clock बज चुके थे। क्रिस्टोफर जैसे ही विला में पहुंचा है, वैसे ही क्रिस्टीना उसके पास जल्दी से आकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। क्रिस्टीना बहुत ही डरी हुई आवाज में कहती है, सर मैम अभी तक उठी नहीं है, जब से आप गए हैं वह एक बार कमरे से बाहर नहीं निकली है। मैं कई बार उनके कमरे के बाहर जाकर नॉक कर चुकी हूं, पर वह दरवाजा नहीं खोल रही हैं। क्रिस्टोफर उसके जवाब में कुछ नहीं कहता है और कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है और फिर तेजी से वहां से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। जब वह कमरे में आता है तो देखता है कि शेल्वी अभी भी उसी पोजीशन में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। क्रिस्टोफर बिना भाव के शेल्वी के पास जाता है और उसके कंधों को पकड़कर हिलाता है, लेकिन शेल्वी कोई रिस्पांस नहीं करती है। सर मैम अभी तक उठी नहीं है, जब से आप गए हैं वह एक बार कमरे से बाहर नहीं निकली है। मैं कई बार उनके कमरे के बाहर जाकर नॉक कर चुकी हूं, पर वह दरवाजा नहीं खोल रही हैं। क्रिस्टोफर उसके जवाब में कुछ नहीं कहता है
और कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है और फिर तेजी से वहां से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। जब वह कमरे में आता है तो देखता है कि शेल्वी अभी भी उसी पोजीशन में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। क्रिस्टोफर बिना भाव के शेल्वी के पास जाता है और उसके कंधों को पकड़कर हिलाता है, लेकिन शेल्वी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। क्रिस्टोफर एक बार और कोशिश करता है, लेकिन जब शेल्वी इस बार भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही होती है, फिर क्रिस्टोफर जल्दी से उसकी हाथों की नब्ज को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी नब्ज तेज चल रही है। क्रिस्टोफर तुरंत कर झुककर उसकी हार्टबीट चेक करता है। उसकी हार्टबीट भी काफी तेज चल रही थी। क्रिस्टोफर अपनी शांत चेहरे से शेल्वी को घूरता है और फिर उसके कंबल को एक झटके से उसके शरीर से निकाल कर अलग कर देता है। शेल्वी ने अभी भी कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं, वह जैसे उसे सुबह छोड़ कर गया था। शेल्वी अभी भी उसी हालत में लेटी हुई। क्रिस्टोफर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में पानी गर्म करके उसे उसमें लिटा देता है और अपने हाथों से उसकी बॉडी को साफ करने लगता है। क्रिस्टोफर उसे वापस कमरे में लेकर आता है और बेड में लिटा देता है। इसके बाद वह क्लोजेट रूम में जाकर शेल्वी के लिए कपड़े देखने लगता है, लेकिन वह देखता है कि शेल्वी के पास तो कपड़े ही नहीं है। वह तुरंत केविन को फोन करता है। उधर केविन अभी अभी फ्री होकर घर पहुंचा ही था कि वह देखता है क्रिस्टोफर उसे कॉल कर रहा है। जैसे ही केविन क्रिस्टोफर का कॉल देखता है, वह जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो सर। क्रिस्टोफर उसके हेलो को इग्नोर करते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, केविन मुझे आधे घंटे में लड़कियों के कपड़े विला में चाहिए, जल्द से जल्द अरेंजमेंट करो। और उसकी बिना बात सुने तुरंत फोन कॉल को रख देता है। केविन बेचारा वैसे ही क्रिस्टोफर के काम कर कर के सुबह से थक चुका था। वह जैसे ही घर में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठा, वैसे ही क्रिस्टोफर का द कॉल आ गया। बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि क्रिस्टोफर का ऑर्डर था। केविन अपने मुंह में बुदबुदा हुए कहता है, इतने बड़े फुटबॉलर का असिस्टेंट होकर मुझे अब लड़कियों के कपड़े लेने जाना पड़ता है। यहाँ जिंदगी में लड़की नहीं है और सर लड़की के कपड़े लाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। यही सब बड़बड़ाते हुए वह अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है। बेचारा उसे किसी भी हाल में क्रिस्टोफर का ऑर्डर पूरा करना ही था। क्रिस्टोफर के ऑर्डर के अनुसार केविन जल्दी से अपने घर से निकल जाता है। वह 120 की रफ्तार से गाड़ी को चलाते हुए तुरंत एक शानदार मॉल में पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो मॉल के मैनेजर उसे तुरंत पहचान लिया कि वह क्रिस्टोफर का पर्सनल असिस्टेंट है। मॉल के मैनेजर ने तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे मॉल में आए, प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। वह मैनेजर पर्सनली केविन को असिस्ट करने लगता है। केविन उसे ज्यादा भाव ना देते हुए उसे साफ शब्दों में उसे कुछ लड़कियों के कपड़ों को लाने के लिए बोल दिया। मैनेजर ने जल्दी से वहां की मेल स्टाफ को केविन के बताए हुए कपड़ों को लाने लेने के लिए भेज दिया और उसे वहां बैठने को कहा, लेकिन केविन ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके लिए ये सब अब आम हो चुका था। क्रिस्टोफर के पर्सनल असिस्टेंट होने के कारण सभी उसे इसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे ताकि क्रिस्टोफर से बाद में वह अपनी प्रमोशन या फिर कोई एड शूट के लिए बुला सके। इसलिए केविन ने उसके सभी बातों को इग्नोर करते हुए उसे कपड़े बोल जल्दी लाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर थोड़ी देर सोचता है, फिर अपने फोन से एक नंबर को डायल करता है। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद उधर से एक लेडी हेलो कहती है। क्रिस्टोफर उसे अपनी आइडेंटिटी बताकर उन्हें विला आने के लिए कहता है। वह लेडी थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल हैरान ही रह जाती हैं और कुछ देर बोली ही नहीं पाती, पर फिर जल्दी से अपनी सेंस में वापस आते हुए कहती है, सर मैं अभी 1 घंटे में आपके विला पहुंच रही हूं। दरअसल वह लेडी शहर की जानी मानी डॉक्टर मैडम अगस्ता थी। मैडम अगस्ता अभी अभी अपने पेशेंट को चेक करके फ्री हुई थी कि तभी उन्हें कॉल आता है। जब वो कॉलर आईडी देखती है तो उसमें भी VIP नंबर शो हो रहा था। उन्होंने जैसे ही कॉल पिक किया और सामने वाले की बात सुनी तो वह शॉक्ड हो गई क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फुटबॉल का बादशाह पर्सनली उन्हें कॉल करेगा। थोड़ी देर को तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, पर वह काफी प्रोफेशनल डॉक्टर थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए क्रिस्टोफर को आने को बोल दिया। फोन कॉल को कट करने के बाद क्रिस्टोफर शेल्वी की तरफ एकटक देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है।
जब वह दरवाजे को खोलता है तो सामने क्रिस्टीना खड़ी है और उसके बगल में ही केविन खड़ा था जिसके हाथ में बहुत सारे बैग थे। क्रिस्टोफर बिना भाव के उन दोनों को एक नज़र देखता है, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वह उन बैग को जल्दी से अपने हाथों में ले लेता है और बिना केविन की कोई बात सुने या उसे कुछ कहने का मौका दिया बिना उनके मुंह में दरवाजा बंद कर देता है। बेचारा केविन, उसका तो चेहरा ही मुरझा जाता है। बेचारे, जैसे ही उसे क्रिस्टोफर का कॉल आया था वह जेम्स बॉन्ड की तरह उसके ऑर्डर को फॉलो करने में लग गया था और क्रिस्टोफर ने उसके मुंह पर दरवाजा ही बंद कर दिया। क्रिस्टोफर बिना भाव के उन दोनों को एक नज़र देखता है, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वह उन बैग को जल्दी से अपने हाथों में ले लेता है और बिना केविन की कोई बात सुने या उसे कुछ कहने का मौका दिया बिना उनके मुंह में दरवाजा बंद कर देता है। बेचारा केविन, उसका तो चेहरा ही मुरझा जाता है। बेचारे, जैसे ही उसे क्रिस्टोफर का कॉल आया था वह जेम्स बॉन्ड की तरह उसके ऑर्डर को फॉलो करने में लग गया है और क्रिस्टोफर ने उसके मुंह पर दरवाजा ही बंद कर दिया। क्रिस्टोफर दरवाजा बंद करने के बाद शेल्वी की तरफ मुड़ता है और कपड़ों के बैग से एक ड्रेस निकालता है और अपने हाथों से शेल्वी को ड्रेस पहनाने लगता है। कुछ ही देर बाद क्रिस्टोफर के कमरे का दरवाजा फिर से नॉक होता है। जब क्रिस्टोफर दोबारा कमरे को खोलता है, इस बार उसके सामने मैडम अगस्ता खड़ी हुई थी। क्रिस्टोफर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और अपने आंखों से शेल्वी की तरफ इशारा करते हुए अपनी गंभीर आवाज में मैडम अगस्ता से कहता है, ये मेरी वाइफ, आपको इन्हीं का चेकअप करना है। जैसे ही मैडम अगस्ता वाइफ शब्द सुनती हैं वह तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्रिस्टोफर की शादी भी हो चुकी है। क्रिस्टोफर सारी दुनिया में मोस्ट एलिजिबल बैचलर के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे लाखों लड़कियां दीवानी है। उसका एक झलक पाने के लिए वह न जाने क्या क्या कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उसके सपनों के राजकुमार की पहले से ही शादी हो चुकी है, उनका तो दिल टुकड़ों में टूट जाएगा। पर फिर मैडम अगस्ता ज्यादा ओवररिएक्ट न करते हुए क्रिस्टोफर के बताए अनुसार शेल्वी को चेक करने लगती हैं। जब वह चेक कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि शेल्वी प्रेग्नेंट है। यह उनके लिए आज का दूसरा झटका था। क्रिस्टोफर की शादी तो हो ही चुकी है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। मैडम अगस्ता हैसरानी के साथ क्रिस्टोफर की ओर देखती हैं और फिर कहती हैं, सर आपको पता है ना कि मैडम मार्टिन प्रेग्नेंट है। जिसके जवाब में क्रिस्टोफर हाँ में सिर हिला देता है, जिसके जवाब में मैडम अगस्ता कहती, सर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, मुझे मैडम का इंटरनल चेकअप करना होगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। जिसके जवाब में क्रिस्टोफर अपनी डार्क ऑरा के साथ बेहद खतरनाक शब्दों में कहता है, इसे जल्द से जल्द होश में लेकर आओ। उसके इस तरह से कहने से मैडम अगस्ता एक बार के लिए तो अंदर तक डर गई, पर फिर वह अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। जिसके बाद क्रिस्टोफर मुड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। जब क्रिस्टोफर कमरे से बाहर निकलता है तब जाकर मैडम अगस्ता को थोड़ा सी राहत की सांस लेती है और वह फिर सैलरी को चेक करने लगती हैं। मैडम अगस्ता जब शेल्वी को एग्जामिन कर रही थी तो देखती है कि शेल्वी के शरीर पर जगह जगह काटने के नाचने के निशान हैं। कुछ जख्म तो बहुत ज्यादा गहरे लग रहे थे। उन्हें देखकर मैडम अगस्ता बिल्कुल हैरान ही रह जाती हैं, ये क्या है। इतने फेमस फुटबॉल की वाइफ की हालत ऐसी है। जब वह ठीक से शेल्वी का चेकअप करती हैं तो ऐसे गहरे जख्म के निशान उन्हें पूरे शरीर पर मिलते हैं। एक पल के लिए तो इन जख्मों को देखकर मैडम अगस्ता भी डर जाती है, पर फिर मैडम अगस्ता अपने आप को संभालते हुए शेल्वी के जख्मों पर दवाई लगाने लगती हैं और उसे कुछ इंजेक्शन लगाती हैं और कुछ और टेस्ट और एग्जामिन करने के बाद वह कमरे के बाहर आ जाती हैं। बाहर क्रिस्टोफर हॉल के बीचों बीच सोफे पर किसी किंग की तरह अपने दोनों हाथ को फैलाए बैठा हुआ था और एक टक सीलिंग के झूमर को घूर रहा था। मैडम अगस्ता नीचे आकर क्रिस्टोफर के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपनी धीमी आवाज में कहती हैं, सर वह मैंने। जब क्रिस्टोफर अपने आसपास किसी आवाज को सुनता है तो वह उस तरफ मुड़ जाता है। उसकी आंखों को देखकर मैडम अगस्ता तो बिल्कुल अंदर तक घबरा जाती हैं। उनकी आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इस वक्त क्रिस्टोफर की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे उसकी आंखों से आग निकल रही हो और जय वह अपनी आंखों से सब कुछ भस्म कर देगा। इस वक्त उसे देखकर तो कोई भी डर जाए। फिर मैडम अगस्ता तो बेचारी एक डॉक्टर ही थी,
वह तो बिल्कुल अंदर तक कांप गई थी। क्रिस्टोफर थोड़ी देर उन्हें घूमता है और फिर आगे बोलने का इशारा करता है। मैडम अगस्ता घबराते हुए धीरे धीरे आगे बोलना शुरू करती हैं। मैडम अगस्ता घबराते हुए धीरे धीरे आगे बोलना शुरू करती हैं। सर, मैडम मार्टिन की बॉडी पे बहुत गहरे जख्म है, जैसे किसी ने उनका रेप किया हो। उनके पूरे शरीर में दांतों के काटने और नाचने के निशान हैं। वह आगे बोलते हुए जैसे ही क्रिस्टोफर की नजरों में देखती है तो वो डर के मारे आगे बोल ही नहीं पाती, क्योंकि क्रिस्टोफर अपने आग उगलती हुई नजरों से उन्हीं की तरफ देख रहा था। थोड़ी ही देर में क्रिस्टोफर अपनी सर्द आवाज में उन्हें आगे बोलने के लिए कहता है। मैडम अगस्ता डरते हुए आगे बोलना शुरू करती है। सर, मैडम मार्टिन ज्यादा पेन के कारण बेहोश हो चुकी है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वह जल्द ही होश में आ जाएगी। पर मैडम मार्टिन प्रेग्नेंट, इसलिए हमें उनका फुल बॉडी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा, ताकि हम देख सके कि उनका बच्चा और वह ठीक है या नहीं। मैडम अगस्ता क्रिस्टोफर की तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए कहती हैं, यह मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप अभी के लिए ये दवाइयाँ उन्हें दे दीजिए और कल उन्हें चेकअप के लिए ले आइएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद मैडम अगस्ता क्रिस्टोफर की तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगती हैं। क्रिस्टोफर कुछ देर चुप रहता है और फिर एक नज़र केविन की तरफ देखता है। केविन तुरंत समझ जाता है कि क्रिस्टोफर क्या कहना चाहता है। वह जल्दी से मैडम अगस्त से कहता है, काफी रात हो चुकी है मैडम, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जिसके जवाब में मैडम अगस्ता अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।